हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 5 हमने कल किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिए। ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको उपयोगी सिद्ध होंगे, तो ज़रूर आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 से आज हम लोग पूरा इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या फिर 5 वर्ष के लिए। तो लोक लेखा समिति के सदस्य कितने समय के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? राइट आंसर है 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 है, लोक लेखा समिति में नामांकित सदस्य होते हैं। सही उत्तर दीजिए। लोकसभा से कितने आते हैं, राज्यसभा से कितने आते हैं और कुल कितने होते हैं? तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आप लोग देंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा से 15 आते हैं, राज्यसभा से 7 आते हैं और टोटल हो जाएंगे 22। क्वेश्चन नंबर 98, लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समय अवधि क्या होती है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 1 वर्ष? तो अभी हमने पढ़ा कि लोक लेखा समिति की के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। आपको बताना है प्राक्कलन समिति की समय अवधि क्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष इसकी भी होती है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कौन सी वो समिति है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से सदस्य होते हैं, तो वो है प्राक्कलन समिति। इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहते हैं। लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहनें कहा जाता है। इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है, जो लोकसभा के स्पीकर द्वारा नामित किया जाता है। तीनों वित्तीय समितियों, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। किसी भी मंत्री को इन समितियों का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, लोक लेखा समिति में सदस्य शामिल होते हैं लोकसभा के 30 सदस्य, लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं। और आपके सामने नीचे कूट दिए गए हैं कि कौन कौन सा सही है, तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है, राइट आंसर देना है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सबसे प्राचीन समिति है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। 1967 से चली आ रही प्रथा के अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को इसका सभापति नियुक्त किया जाता है। और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सत्तारूढ़ दल का। लेकिन जो लोक लेखा समिति है उसका कौन होता है? विपक्षी दल का होता है। लोकसभा के स्पीकर द्वारा सभापति की नियुक्ति की जाती है। इसका मुख्य कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करना है। इसका गठन 1 वर्ष के लिए किया जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? 1968 में, 1971 में, 1977 में या फिर 1979 में? तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केंद्र में कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1977। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल 1975 से 76 के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी ने वर्ष 1977 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया। इसके नेता मोरारजी देसाई थे। आंतरिक मतभेदों के कारण वर्ष 1980 में जनता पार्टी टूट गई। लोकसभा चुनाव 2014 के पूर्व डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 101, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन हमने कई बार कर लिया है। अगर आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो ये प्रश्न हमने कई बार कर लिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसके लिए निर्णय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख है। सामान्य रूप से कोई ऐसा विधेयक वित्त विधेयक होता है जो राजस्व व्यय से संबंधित हो। वित्त विधेयकों में किसी धन विधेयक के लिए संविधान में उल्लिखित किसी मामले का उपबंध करने के अतिरिक्त अन्य मामलों का भी उपबंध किया जाता है। वित्त विधेयकों को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में रखा जाता है। श्रेणी क, ऐसे विधेयक जिसमें धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में उल्लेखित किसी मामले के लिए उपबंध किए जाते हैं, परंतु केवल उन्हीं मामलों के लिए ही उपबंध नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए कोई विधेयक जिसमें करारोपण का खंड होता है, परंतु वह केवल करारोपण के संबंध में नहीं होता है। श्रेणी क, ऐसे विधेयक जिसमें संचित निधि से व्यय संबंधी उपबंध हो, जबकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय ही अंतिम होता है। क्वेश्चन नंबर 102, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का सभापति। तो ये प्रश्न यहाँ पर ऑप्शंस गलत है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है वित्त विधेयक के संबंध में निश्चय करने का। ये धन विधेयक के संबंध में होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रपति, कैबिनेट, संसद, सशस्त्र बल। कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की कमान राष्ट्रपति के पास है और देश की रक्षा की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के पास है। यह कार्य रक्षा मंत्रालय द्वारा होता है, जो देश में रक्षा के संदर्भ में नीतिगत ढांचे और सशस्त्र बलों की जिम्मेदारियां प्रदान करता है। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? बीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और छठे प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक थे। वे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल यानी जनता पार्टी से थे। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। बीपी सिंह भारत के 10वें प्रधानमंत्री 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक थे। चंद्रशेखर भारत के 11वें प्रधानमंत्री 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक थे। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोरारजी देसाई, सरदार पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। फिर थे मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी।
क्वेश्चन नंबर 106, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन या फिर 15 दिन? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। उपयुक्त प्रश्न अस्पष्ट है, अतः यदि प्रश्न में एक निश्चित विधेयक के स्थान पर निश्चित धन विधेयक जोड़ दिया जाए तो उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा तथा अनुच्छेद 109(2) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। विधि का निर्माण करना संसद का प्रमुख कृत्य है। सभी विधायी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद में पेश किए जाते हैं। ऐसे सभी विधेयक जो संविधान संशोधन तथा धन विधेयक नहीं होते, किसी एक सदन में पास होने के पश्चात उसे सहमति के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन उस विधेयक को या तो पूर्णतः अस्वीकार कर सकता है या संशोधनों के साथ पास कर सकता है, या यह भी हो सकता है कि वह सदन विधेयक पर कोई कार्रवाई न करे, अर्थात उसे सभापटल पर पड़ा रहने दे। ऐसी स्थिति में यदि विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 6 माह बीत जाते हैं तो यह मान लिया जाता है कि गतिरोध उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संविधान के अधीन राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उस विधेयक पर विचार करने और मतदान कराने के प्रयोजन से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आमंत्रित करे। ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 107, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गण पूर्ति है? 54 सदस्य गण, 55 सदस्य गण, 56 सदस्य गण या फिर 57 सदस्य गण? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 55 सदस्य गण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार किसी सदन की गणपूर्ति हेतु आवश्यक है कि उस सदन के कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हो। अतः वर्तमान में लोकसभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए 55 सदस्यगण आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552, 550, 545, 548। तो अधिकतम पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 552। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना उल्लिखित है। भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इसमें राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 530 सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 20 प्रतिनिधियों और 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं, नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपती है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा को, वित्त मंत्री को। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। क्योंकि यह वित्तीय समिति है, साथ ही यह समिति लोकसभा की समिति है। राज्यसभा के सदस्य इसमें सहयुक्त होते हैं जिससे समिति सुदृढ़ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 110, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन के समय, तृतीय वाचन के समय, प्रतिवेदन स्तर पर। तो लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वाचन के समय। विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सभा के सदस्य उसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सभा विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप सकती है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए, विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 111,
भारतीय संसद निर्मित होती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा एवं अटॉर्नी जनरल द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा एवं निर्वाचन आयोग द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा भारतीय संसद निर्मित होती है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? सॉरी, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में है? पार्लियामेंट का 79 में। राज्यसभा का 80 में। राज्यसभा उच्च सदन है तो हम पहले राज्यसभा को रखेंगे, अनुच्छेद 80 में है उसका, और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। तो हमने लोकसभा, राज्यसभा और समितियों से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को आज कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उच्चतम न्यायालय से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक को जरूर शेयर किया करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।